जो भुगतान है वो पाकिस्तान जैसे ममालिक के आम लोग कर रहे हैं। अब देखें, ऐसी खबरें भी हैं कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 15 दिन का पेट्रोल बाकी है और मुल्क में पेट्रोल की कीमतें एक दफ़ा फिर आसमान को छूने जा रही हैं। जेडी वैंस का आपके सामने बयान आया कि वो कह रहे हैं कि हमको ज़मीनी फौज नहीं भेजेंगे, यानी ऐसी कार्रवाई करना मकसूद भी नहीं है उनका असल मकसद तो ये है कि एक ऐसी फ्रेंडली गवर्नमेंट ईरान के अंदर आ जाए और फ्रेंडली एक किस्म का वहाँ पे मामलात हो जाए जिसके नतीजे में उनके दोस्तों के लिए कोई मज़ामत ना हो। ज़ाहिर है पाकिस्तान तो ये यकीनदानी नहीं करा सकता ईरान को कि अमेरिका हमला करेगा या नहीं करेगा। मेरा ख्याल है शायद दुनिया में ट्रंप के अलावा शायद कोई और शख्स हो जो ट्रंप के बारे में ये कोई बात वसूख से कह सके कि अगले लम्हे वो क्या करेंगे। दुनिया को पता है कि ये लड़ाई अगर फैलाई गई तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं, बहुत सारे ममालिक के अंदर ये लड़ाई फैल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात मशरिक डिजिटल पर और मेरे साथ हैं कमर भट्टी साहब। कमर भट्टी साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं। भट्टी साहब, बग़ैर किसी तमहीज़ के मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके ख्याल में अमेरिका और ईरान के मामलात का मुस्तकबिल है क्या? एक तरफ रोज़ सदर ट्रंप नई धमकी, दूसरी तरफ से जवाबन भी डटे रहने की बात, और आज नायब सदर कहते हैं कि हम जेडी वैंस, उनका ये कहना है कि हुकूमत की तब्दीली के लिए, ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए ज़मीनी फ़ौज नहीं भेजी जाएगी। तो ये क्या तजादात हैं, क्यों इस तरह की सूरत हाल है, कैसे इसको आप देखते हैं, इसका फ्यूचर क्या देखते हैं इन मामलात का? बहुत शुक्रिया ख्वाहिश साहब। इस खित्ते में जो असल मामला वो यही है कि जो अमेरिका के दोस्त हैं यहाँ पे, जिसमें खलीजी ममालिक हैं, सऊदी अरब है, बाकी तमाम अरब ममालिक है और फिर इज़राइल है, इनके जो मफादात हैं और इनका कहीं ना कहीं टकराव जो है ईरान के साथ होता है, तो जो इनकी आप कह लें कि चीखो पुकार होती है या जो इनके मामलात होते हैं, जब ये कोई अमेरिका की तरफ देखते हैं कि जी हमारा ये मफाद हिट हो रहा है, हमारा ये मफाद हिट हो रहा है, हमें इज़राइल कहता है कि अगर उसे ग्रेटर इज़राइल बनाना है और उसके लिए उसको इक़दाम करने हैं और उसमें वो जो जितने जालमाना इक़दाम उसने किए हैं, जिसमें गज़ा पे बदतरीन तशद्दुद, फायरिंग, सारे हमले और अब तक हज़ारों लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, ठीक है ना, लेबनान में उसकी तोसीफ़ पसंदी, तो उसमें वो जब देखता है कि आगे से ईरान एक मुज़ामती क़ुव्वत के तौर पे खड़ा है तो वो अमेरिका की तरफ देखता है। जब ईरान जो है वो अपने मामलात के ऊपर देखता है कि उसके ऊपर हमले हो रहे हैं और ईरान रिएक्शन में जब सऊदी अरब, बाकी अरब ममालिक उनके ऊपर जब वो कुछ ड्रोन्स भेजता है, हमले करता है, तो वो देखते हैं कि जनाब हमारे मामला हम तो आपके साथ इतनी अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो हमें ये क्या सज़ा भुगतनी पड़ रही है। तो अमेरिका एक्चुअली चाह ये रहा है कि उसको एक ऐसी ईरानी हुकूमत चाहिए जो इनके दोस्तों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना कर रही हो। अगर ईरान की कोई भी हुकूमत जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, रजीम चेंज है ना, कोई ईरान को ख़त्म करने का मामला नहीं है कि ईरान को जो है वो तहस नहस कर देना, ऐसा मामला नहीं है और ऐसा उसने अभी आज तक इजहार भी नहीं किया। और जिस तरीके से जेडी वैंस का आपके सामने बयान आया कि वो कह रहे हैं कि हमको ज़मीनी फौज नहीं भेजेंगे, यानी ऐसी कार्रवाई करना मकसूद भी नहीं है उनका असल मकसद तो ये है कि एक ऐसी फ्रेंडली गवर्नमेंट ईरान के अंदर आ जाए और फ्रेंडली एक किस्म का वहाँ पे मामलात हो जाए जिसके नतीजे में उनके दोस्तों के लिए कोई मज़ामत ना हो। अब ज़ाहिर है ईरान भी कुछ चाहता है, ये चीज़ें तो नहीं कि ताली दोनों हाथों से भेजती है। जब अमेरिका और उसके दोस्तों को इस तरह के एनवायरनमेंट चाहिए तो ईरान भी कुछ चीज़ें चाहता है, वो भी चाहता है कि उसके लिए भी कुछ चीज़ें जो है वो सहूलतकारी के तौर पे हों, उसकी ट्रेड खुले, उसके सारे मामला जो हों वो अच्छे हों, उसकी तेल बिक सके, उसका पेट्रोल बिक सके, उसकी गैस बिक सके, उसको भी तमाम दुनिया के साथ रिलेशन रखने की आज़ादी हो, सारी चीज़ें हों, तो वो इस तरह की चीज़ें चाहता है। लेकिन अमेरिका देखता है कि जब उसको ये सारी सहूलतें हम देने की कोशिश करते हैं, ये देते हैं, तो उससे उसकी जो मईशत मजबूत होगी, तो वो फिर अगर जवाब गदर के तौर पे कोई जंगी अज़ाइम रखे, कोई एटम बम की तैयारी की तरफ चला जाता है, ये वो, तो इसराइल तो बार बार यही सीखता है ना कि ये जो यूरेनियम मौजूदगी है इसका अल्टीमेट टारगेट एटम बम की तैयारी, ये वो, तो ये है। लेकिन चूँकि ईरान ने बहुत हद तक यकीन दहानी भी कराई है कि हम जो भी मामलात होंगे उसमें एटम बम की तैयारी नहीं करेंगे, हम अपने इसको अपने ताकत के तौर पे जो है वो आप कह लें पुरअमन मकासद के लिए ये सारी यूरेनियम करेंगे, तो ये मामला इसमें फंसा हुआ है।
अब देखें कि कब तक ये चीज़ें सेटल होती हैं। अच्छी बात यही है कि टकराव ना हो, फौजें ना उतरे, बाकी ना हो, लेकिन जो बहरे हरमुज़ का मामला है उसके ऊपर उनका वो मुकम्मल कंट्रोल चाहते हैं, और उसमें वो मेरा ख्याल है ट्रम्प भी अब कंट्रोल ही की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो कंट्रोल उनके लिए मुश्किल भी नहीं है, मतलब उनके पास टेक्नोलॉजी का मतलब एक पूरा है। कर लेते हैं तो अब बल्कि मैं तो ये सुन रहा हूँ कि उनके पास ड्रोन्स बहरी कश्तियाँ आ गई हैं जो बगैर इंसानों के वो मूव करती हैं, और उसमें किसी की ज़रूरत नहीं है, वो जाएंगी और वो अपने टारगेट को हिट करेंगी और गोल अचीव कर लेंगी। और जाहिर है कि वो सारा ईरान के पासदारान इनकलाब के जो भी वहाँ पे फोर्सेस वहाँ पे मूव कर रही, तो उनको टारगेट करना ईरान अमेरिका के लिए मुश्किल नहीं है। तो अब मामला सिर्फ यही है कि उस वक्त भी पाकिस्तान ने और बाकी ममालिक ने ईरान को भी ये समझाया था कि आप उस लेवल तक रजिस्ट करें, या उस लेवल तक करें जिसके नतीजे में आपके लिए कुछ रास्ते खोले, नए रास्ते खोले, चीज़ों को टकराव की तरफ लेके ना जाए। अब देखें, क्योंकि पासदारान इनकलाब जो है उसके अंदर भी बहुत सारे मामला आते हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जो अमेरिका के साथ किसी तरीके से भी एंगेज नहीं होना चाहते। अगर अमेरिका के साथ एंगेजमेंट हो जाती है ईरान की, तो उसको फ़ायदे हो सकते हैं, ये नहीं है कि नहीं फ़ायदे हो सकते। हम तो बाद लोग एकतरफा तौर पे सोचते हैं कि ईरान कोई बहुत बड़ा मज़ामतकार बल्कि मज़ामतकारी जिस लेवल पे वो कर सकता था उससे ज़्यादा आगे की मज़ामत वो नहीं कर सकता, उससे आगे एक सुपर पावर है, ग्राउंड रियलिटी मुख्तलिफ है। तो देखिए अब कहाँ तक होता है, लेकिन अच्छी बात है कि टकराव ना हो, ज़मीनी फ़ौज ना जाए। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि कुछ और ममालिक को पाकिस्तान के साथ साथ जो बड़ी ताकतें हैं वो इसमें जरूर इन्वॉल्व हो। रशिया वो रशिया और चाइना तो ऑलरेडी तुर्किया वो उन्हीं की वजह से सूरत हाल पिछली दफ़ा भी काबू में रही और ज़्यादा संगीन नहीं हो सकी। उर्दन, कुवैत, बहरीन, इस तरह के ममालिक पर जब ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो ज़ाहिर है उस सूरत में पाकिस्तान की पोजीशन भी, जो मसालत कारी की जो उसकी कोशिशें, उनको नुकसान पहुँचता है। इस सूरत हाल का ज़ाहिर है पाकिस्तान तो ये यकीनदानी नहीं करा सकता ईरान को कि अमेरिका हमला करेगा या नहीं करेगा। मेरा ख्याल है शायद दुनिया में ट्रंप के अलावा शायद कोई और शख्स हो जो ट्रंप के बारे में ये कोई बात वसूख से कह सके कि अगले लम्हे वो क्या करेंगे। लेकिन मामला ये है कि मशरिक़ वस्ता में हालात आप क्या देखते हैं? हालात मशरिक़ वस्ता में इस जंग बंदी के बाद, मुआहदों की खिलाफ वर्जी के बाद दिन ब दिन मजीद बिगड़ रहे हैं, या क्योंकि पहले इन ममालिक पे हमले नहीं हुए थे, पहले सिर्फ यूएई को टारगेट किया गया था, आपको ख्याल में ये मामला खराबी की तरफ ज्यादा नहीं जा रहे? नहीं ख्वाहिश साहब, दूसरा पोर्शन जो है, देखिए ख्वाहिश साहब, मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि ज़्यादा ख़राबी की तरफ नहीं जाएंगे। और वजह यही है कि इसके ऊपर जिस तरीके से आपने भी बताया कि दुनिया के बड़ों की नज़रें इसके ऊपर हैं, क्योंकि दुनिया को पता है कि ये लड़ाई अगर फैलाई गई तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं, बहुत सारे ममालिक के अंदर ये लड़ाई फैल जाएगी। इसीलिए फिर बाज़ लोग फिर ये फोरकास्ट करना शुरू कर देते कि शायद तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कोई भी दुनिया के जो अच्छे सोच रखने वाले लोग हैं वो हरगिज़ नहीं चाहते कि इस दुनिया को किसी तीसरी या बड़ी आलमी जंग में झोंका जाए। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि उस लेवल पे मामला नहीं जाएंगे। मामला सिर्फ इसी लेवल पे हैं कि किसी तरीके से ईरान को वहाँ पे अपने अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कराया जाए कि वहाँ पे एक ऐसी हुकूमत, ऐसे सोच रखने वाले लोग आएँ जो पूरी दुनिया के साथ एंगेज हों, खाली अमेरिका के साथ एंगेज ना हो, सऊदी अरब के साथ भी एंगेज हो, खित्ते के दीगर ममालिक के साथ भी एंगेज हो, अपने मामला को एंगेजमेंट का ही तो नतीजा था कि अमेरिका को उस इंतहा पसंदी की तरफ रोके रखा। अगर ईरान की दीगर ममालिक के साथ एंगेजमेंट ना होती, अभी भी रोका रखा जा सकता है और रोका हुआ है, ये नहीं कि नहीं रोका हुआ। मतलब मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी के लेवल के ऊपर अमेरिका का कोई तोड़ नहीं, ठीक है ना। ये बाकी दुनिया के दीगर ममालिक का फिर जो टेक्नोलॉजी का टकराव होगा, मतलब अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी तो उन ममालिक के पास भी है, रशिया के पास भी है, चाइना के पास है, तो इनका टकराव तो फिर बहुत खौफनाक होगा। तो ये अमेरिका को भी पता है, क्योंकि उसके अंदर भी रेजिस्टेंस है, उसको खुद नेटो ने भी रेजिस्ट किया है, यूरोपीय ममालिक ने भी रेजिस्ट किया, इसीलिए तो अमेरिका को इतनी हिम्मत नहीं हुई। तो अब ये है कि कोई इतनी नाउमीदी वाली सूरत हाल नहीं है। लेकिन इस सारी सूरत हाल का जो भुगतान है वो पाकिस्तान जैसे ममालिक के आम लोग कर रहे हैं। अब देखें, ऐसी खबरें भी हैं कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 15 दिन का पेट्रोल बाकी है और मुल्क में पेट्रोल की कीमतें एक दफ़ा फिर आसमान को छूने जा रही हैं।
जब कम हुई थी तो बहुत ऊंट के मुंह में जीरे वाला हिसाब था, बहुत मामूली सी कमी की जा रही थी, इजाफा होता है तो बहुत ज्यादा इजाफा होता है, अब फिर वहीं पे आके खड़े हो गए। खालिद साहब, सबसे ज्यादा नुकसान जो है ना खित्ते के ममालिक अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान जी को है। बिल्कुल ठीक। और सबसे ज्यादा कोशिशें भी पाकिस्तान। अच्छा, अब पाकिस्तान जो है ना, खाली पेट्रोल का नहीं इशू कि पेट्रोल बढ़ जाएगा, गैस महंगी हो जाएगी, बिजली की लोड शेडिंग बढ़ जाएगी, ये खाली इशू नहीं है। आपकी मईशत का सारा दारोमदार जो है ना, बहुत ज्यादा दारोमदार, मतलब आपको जो बाहर से पैसे आते हैं ना, वो ज्यादातर अरब ममालिक से, इन्हीं खलीजी ममालिक से आते हैं। यहाँ पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, जो यूरोप में बसने वाले पाकिस्तानी हैं, वो तो विद फैमिलीज यूरोप में रहते हैं, उनमें से बहुत ठीक है, वो बहुत कम भेजते हैं। यहाँ पे जो भिजवाने वाले लोग हैं वो सारे इन ममालिक में काम करने वाले लोग हैं। अब अभी तो सिर्फ थोड़ा सा दुबई ने पांव दबाया, ठीक है ना, दुबई में रहने वाले पाकिस्तानियों के ऊपर कुछ पाबंदियां आई हैं कुछ, तो क्या ख्याल है आपको आने वाले दिनों में क्या अरब कंट्रीज नहीं दबाव डालेंगे? ठीक है, मामला जो हैं वो अगर पाकिस्तान बिल्कुल क्लियरिटी के साथ मुकम्मल तौर पे खड़े, जहाँ पे लोग तो आवाजें कई ऐसे सरफिरे लोग हैं जो कहते हैं जी पाकिस्तान जंग में कूद जाए, पाकिस्तान इसराइल को जवाब दे, पाकिस्तान अमेरिका को जवाब दे, पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा जाए। ओ भाई, पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, अपना मुल्क है, अपने मफादात, अपनी चीजें, अपने शहरी हैं, उनके मफादात को प्रोटेक्ट करना है, या हमने उनके, अगर ईरान के मफादात को ईरानी हुकूमत, ईरान के लोग नहीं प्रोटेक्ट कर रहे तो हम क्यों करें? बिल्कुल ऐसे। ये सोचना पाकिस्तानी लोगों को भी सोचना चाहिए कि फटाफट अपनी गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालना शुरू कर देते हैं, जोड़ दें जी, मोटा जोड़ दें, आप एटमी ताकत है भाई, एटमी ताकत दुनिया में और कितने ममालिक हैं, तो कैसे पाकिस्तान एटमी ताकत के तौर पर खड़ा हो जाए? पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान जितने बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, जितने माशी बदतरीनी हालात हैं, उन हालात में पाकिस्तान ने ये जो रोल किया ना, ये दुनिया में मैं कहता हूँ कई सालों नहीं कोई कर सकता। ये पाकिस्तान का रोल बिल्कुल तारीखी अखबार में लिखा जाने वाला है, लेकिन ये है कि इसमें पाकिस्तान की हुकूमत को भी सोच समझ के करना चाहिए, दुनिया के दीगर ममालिक के साथ एंगेजमेंट भी करनी चाहिए। और बहरहाल ये महंगाई का तूफान जो है फिर ये आएगा, ये बिजली की कीमतें बढ़ेंगी और बहुत कुछ होगा, और अल्लाह करे कि ये हालात ना हो और अच्छी की सूरत। अच्छा भट्टी साहब, जब ऐसी सूरत हाल से दो चार होता है मुल्क, तो ज़ाहिर है हर शुबा मुतासिर होता है। इस दौरान कुछ सियासी हलके या सियासी अफराद जो हैं वो कुछ ऐसी राय का इजहार कर देते हैं जो एक नए बहरान को पैदा करने की सूरत बन जाती है। एक ऐसा ही बहरान कह लें या एक ऐसी तल्ख बात जो हम मीडिया पे कुछ दिनों से चल रही है और जिसकी वजाहत भी आ चुकी है। आज जो MQM के चेयरमैन हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उन्होंने भी इस हवाले से बात की है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। उन्होंने कहा कि एक शख्स जो जिम्मेदार शख्स हैं, सियासतदान हैं, उनके कही हुई बात पे इंडिया में उसका और तरीके से फ़ायदा उठाया जा रहा है। यहाँ तो उन्होंने कह दिया कि सियाको-सबाग से हट के बात शाया की गई, नशर की गई, तोड़ मरोड़ कर, जो उनका हमेशा से अपना वजाहत उनकी यही है साहब। ख्वाहिश बिल्कुल आपने मौलाना की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखें, ये मौलाना का पुराना तरीका है, बिल्कुल ऐसे, मतलब अब वो कोई आज नहीं, ये आप हमेशा से जब वो दबाव में लाना चाहते हैं तो ऐसे ही। और खाली कोई ये नहीं कि हमारे जो आप कल मुक्तदरा हलकों को वो इस तरह की करने की कोशिश करते हैं। जब यहाँ पे सियासी कुव्वतें ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही होती हैं, या नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो वो दायरे एक पेस के तौर पे पूरा अच्छा एक पाकिस्तान का जमहूरी फेस था, उनको भी वो इसी तरीके से डराने धमकाने की कोशिश करते थे, इसी तरीके से बहुत जबरदस्त किस्म के बयान दे देते होते थे। और उस वक्त भी लोग बहरहाल इसको समझते थे कि इसके पीछे क्या कहानी। असल मौलाना का अपना गोल होता है, अपने मकासद, लेकिन इतने वो कहते हैं ना अपनी बोटी के लिए पूरा बकरा ज़िबा कर देना ना, असल बात ये है कि आपका कसूर के जलसे में उन्होंने जो बात की है, आप बकौल उनके, आप कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, जी बिल्कुल ठीक है ना, और कश्मीर कमेटी के चेयरमैन से इस तरह के बयानात की, क्योंकि कश्मीरी भी शोधा है, बिल्कुल ऐसे, उनकी भी कुर्बानियां हजारों शोधा उस लाखों लोग उसमें मौजूद है, ठीक है ना, तो उनकी कुर्बानियों को भी आप इस तरीके से टारगेट करते हैं। और अफवाज पाकिस्तान के मतलब किसने कहाँ कुर्बानियां नहीं दी? क्या मौलाना को नहीं पता? मौलाना दोनों उन सूबों में जहाँ पे लोग कुर्बानियां दे रहे हैं,
वहां पे खाली अफवाज पाकिस्तान के लोग कुर्बानियां नहीं दे रहे, आम शहरी की कुर्बानी बिल्कुल ऐसे ही। और केपी में, बलूचिस्तान में सबको पता है। अच्छा भट्टी साहब, कथा कलामी की माफी, ये कुर्बानी सिर्फ जान की नहीं है। हम अगर आज जानो माल की जहां पे अगर जिस तरह महंगाई का जिक्र किया, ये भी मेरे ख्याल में एक हवाले से ये भी कुर्बानी है। आप अपने सतह पे अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, मुसलसल दे रहे हैं। मौलाना को शायद इस चीज का हमारी सैलरी में कट भी जो है वो बाजुकात इसी बोरान की जद में आ जाता है। ऐसे ही है। तो अच्छा भट्टी साहब, एक जाते जाते एक आखिरी सवाल मेरे जहन में था, मैं आपसे दरियाफ्त करना चाह रहा था। पिछले दिनों एक प्रोग्राम किया था आपने, वो मैं आपको थोड़ा सा मैं उसके बारे में जानना चाह रहा था। खबरें ऐसी आ रही हैं कि वो बच्चा वही मैं बखैर आफियत अपने घर पहुंच गया है, लेकिन जिस तरीके से उसको जिन्होंने पहुंचाया या जिन्होंने रखा हुआ था, उन्होंने जो उसको मशवरा दिया, जो लग रहा था कि भाई आप अपने भाई के घर हैं 4 महीने से और वालिदैन परेशान है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा फलक शेख साहब, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं और हैदराबाद से उनका ताल्लुक है, मीरपुर खास है। तो वो जाहिर है कि एक दबंग जर्नलिस्ट हैं और बड़ा भरपूर काम करते हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी स्टोरीज के ऊपर काम किया। दबंग जर्नलिस्ट ठीक है ना। तो अब उनके बेटे को और उनकी सास जो हैं वो ईद पे आ रही थी मार्च में, तो उनको अगवा कर लिया गया, या आप कह रहे हैं कि बस से उतारा गया, पुलिस की वर्दी में उतारा गया, और हमने उसके ऊपर प्रोग्राम किया। और मैंने उसमें जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बेटी हैं, बख्तावर भुट्टो और आसफा भुट्टो, जो हमारी खातून अव्वल भी हैं, उनसे ज़्यादा अपील की थी कि आप इसको देखें, क्योंकि ये मामला जो है ना, क्योंकि जितनी दरबदर ठोकरें खा चुके थे फलक शेर साहब अपने बेटे अली शेर और अपनी सास की बाजियाबी के लिए, वो कहीं हो नहीं रही थी। मतलब हर एक ने कॉलम लिखा, किसी ने ट्वीट किया, सब कुछ, और उन्होंने अदालत में भी रिजू किया। अब वो माशाल्लाह मुबारकबाद उनको मैं देना चाहूँगा कि उनके दोनों बाजियाब हो गए, घर पहुँच गए। परसों ये उनके घर पहुँचे, मुझे आज उनके फ़ोन से बात भी हुई है और बड़े खुश थे कि ईद का समा है, और उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया कि मशरिक डिजिटल का, मेरा ख़ास तौर पे कि जी, और बाकी लोगों का भी जिन्होंने भी उनके लिए एफर्ट की। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी कमर जमान भट्टी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मेरे बेटे की रिहाई में अपना किरदार अदा किया। तो ये एक आप कह रहे हैं कि उनके लिए तो खुशी की बात है, और उनसे मैंने थोड़ा जानने की कोशिश भी की। तो भट्टी साहब सवाल मौजूद है, और अब मतलब देखें कि वो क्या, जिस तरीके से जो भी होता है तो वो खुद घर पहुंच जाता है। तो इनके पहुंचने का प्रोसेस तो यही है कि कोर्ट में एक स्टेटमेंट आया कि जी ये अपने घर, भाई के घर में, यानी ये अपने चचा या ताई के घर में चले गए थे। अब 3-4 माह चचा के ताई के घर में, और फैमिली पूरी ढूंढ रही है, परेशान है। तो ये एक स्टोरी ऐसी ही है कि पसपर्दा, इसके बहुत सारी ऐसी चीजें, वो कभी हम बात करेंगे। फिलहाल आज उनकी खुशियों को, मैं नहीं चाहता कि उनकी मुश्किलात में इजाफा हो। ये स्टोरी ऐसे ही है, साथियों की फायरिंग से मारा गया, ठीक है, ये ऐसे ही है। बाकी ये है कि आसफा साहबा का और बख्तावर साहबा का भी शुक्रिया, जिन्होंने कुछ किरदार अदा किया। ये था आज की बात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।